जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर जो राजकीय महाविद्यालय प्रवक्ता परीक्षा जीडीसी 2017 का हुआ था। ये पेपर आपको चैनल पे कराया गया था बट कंप्लीट नहीं हुआ था, 30 क्वेश्चन कराए थे, तो हम एक पूरा इसका कंप्लीट सेशन लेकर आएंगे। आज जो हम पेपर यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं वो आपका यूपी हायर कमीशन का 2016 वाला पेपर है। यहाँ पे देखिए ये जो आपका पेपर यूपी हायर कमीशन का जो 2016 में हुआ था, आज हम यहाँ पे टिक कर देते हैं कि आज 2016 का ये हम कंप्लीट पेपर जितना भी है वो कराने वाले हैं। यहाँ पे आपको जो भी चैनल पे कराया जा रहा है या आगामी जितनी भी चीज़ों को करवाया जाने वाला है, वो ये शेड्यूल हमने दे दिया है, शेयर कर दिया है, जिससे आपको ये ध्यान रहे कि क्या-क्या चीज़ें क्लासेज आपके यहाँ पे चैनल पे चल रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको 9 बजे क्लास इस समय रेगुलर मिल रहा है। कहानी का आज थर्ड डे था, तीसरा दिन था और डेली आपको हम आधे घंटे का क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं कि डेली प्रैक्टिस बना रहे, 15 से 20 क्वेश्चन मेंटेन रहे। सेम चीज़ आपको निबंध के क्लास इवनिंग में 5 ओ क्लॉक तक मिल जाएँगे और 12 एएम तक आपका उपन्यास का। तो 3 विधाएँ हम कंटीन्यूअस लेके चल रहे हैं। टोटल 1500 क्वेश्चन टारगेट है कि आपको ये 3 विधाओं का करा दें। तो इनको आप नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में जो है इसको अनुसरण में लेके आएँ। दूसरी चीज़ें, असिस्टेंट प्रोफेसर के करीबन हमने टारगेट रखे थे कि 25 प्रैक्टिस सेट कराएँगे और यूजीसी नेट वगैरह का तो और कंप्लीट सेट मिला के 40-45 हो जाएगा। ये कंप्लीट सेशन जब भी बीच-बीच में आएगा 3 घंटे का लगभग हो जाएगा, 2 घंटे का होगा। तो उनको एक कंप्लीट सेशन आपको लेना है। ध्यान रखिए लाइव क्लास नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि इतनी चीज़ें लाइव वाला सही से हो नहीं पा रहा है कंडक्ट। तो बीच-बीच में आप लोगों से जुड़ते रहेंगे। हाँ, और एक चीज़ और भी है कि आज से ही हो सकता है, कोशिश में ये है कि आपको जो हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप पे क्लास चल रहा है तिवारी जी के और सारी चीज़ों को मिला के गद्य सहित, तो क्योंकि वहाँ पे कहानी के क्लासेस चल रहे हैं, तो वहाँ पे कहानी संग्रह में सारे रचना और रचनाकारों को याद करना होता है। तो बाई ट्रिक हम कैसी चीज़ों को याद करा सकते हैं, उसके 5 या 10 मिनट के शॉर्ट वीडियो आएँगे। उनको आप अपनी नियमित दिनचर्या में फ़ॉलो करेंगे तो हो सकता है आपका बहुत अच्छे से चीज़ें याद होने लगे। तो इसको भी हम देखेंगे, टिक करते जाएँगे जो चीज़ें होती रहेंगी। बाकी ये कुछ क्लासेज़ आपके जितने भी हुए हैं, 22 तारीख से रेगुलर चल रहा है, ये क्लासेज़ है। इस तरीके से आप अपना भी शेड्यूल बना सकते हैं कि उसको फाइनल करते रहे कि ये हम कर रहे हैं। देखिए जितने भी बच्चे फॉर्म भरे होंगे आपका हरियाणा पीएससी वाला, तो उसका 1 जून डेट है डिक्लेयर और साथ ही साथ उसी में प्रस्तावित एग्ज़ाम में एमपीपीएससी वाला असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का भी है और बहुत सारे बच्चों का टीजीटी, पीजीटी, यूपी हायर सब लगा हुआ है। ये 3-4 महीने हमारे बहुत ही क्रूशियल स्टेज है जिसमें हमें खूब प्रैक्टिस करनी है, जम के करनी है। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए फुली चैनल डेडिकेट है आपके, कितना ज़्यादा प्रैक्टिस कराया जाए। तो आप अपना भी साड़ी इस तरीके से मेंटेन कर लो। जो भी चीज़ें करते रहो, अपने लायबिलिटी को फुलफ़िल करते हुए ग्रीन करते जाओ कि ये चीज़ें हैं, इतना टारगेट था, कितना अचीव हो रहा है। 100% में 50 हो रहा है तो भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हम जो है शुरू करते हैं। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम लाइव आपसे डायरेक्ट पढ़ना है, तो मैं बता दूँ आपको लाइव इस समय ऐप तो अपना हिंदी और प्राइड ऐप बन चुका है और वो चीज़ें हैं भी। वहाँ पे ऐप पे सिर्फ़ बच्चन जी की क्लास अभी है, तिवारी जी की क्लास बहुत जल्दी होगी। लेकिन एक चीज़ ये है कि इस समय व्हाट्सएप पे लाइव क्लास 2 घंटे, 3 घंटे रेगुलर चलने वाले हैं और किसी को इच्छुक है कि हाँ, मुझे प्रॉपर पढ़ना है, तो एक आध दिन वो डेमो आके जुड़ सकता है। मेरी थोड़ी पढ़ाने की पद्धति से परिचित हो तो वो जुड़े तो उसे समझ में आएगा। ये है मैसेज, यहाँ पे सिर्फ़ मैसेज छोड़िएगा, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो एक दिन आप ले लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए वो थोड़ा-सा बताना ज़रूरी था इसलिए 2-3 मिनट आपका लग गया। आप 2 की स्पीड पे बढ़ा के 1.5 मिनट में सुन लीजिएगा कथा मेरा। तो बिना देर किए हुए हम लोग व्याख्यात्मक हल आते हैं 2016 जो है क्वेश्चन पेपर। पेपर को इस तरीके से सॉल्व करना है कि फर्स्ट नज़र में आपको देखना है कि उत्तर दिख भी जाए तो उससे मतलब नहीं है। आप पेपर देखने के क्वेश्चन देखने के बाद आपके दिमाग में क्या उत्तर आया? लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया, उनका सारा काम समन्वय की विराट चेष्टा है। अब ये कौन बोलता है कि समन्वय की विराट चेष्टा है? अब क्योंकि एक आप हायर एजुकेशन में पेपर दे रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो ये सारे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? जैसे लोक नायक वही हो सकता है, तो ये शुक्ल का और नगेंद्र जी का, द्विवेदी का और महावीर प्रसाद द्विवेदी, चारों लोगों का दिया। अब ये ऐसे-वैसे आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। सीधी-सी बात है, चाहे शुक्ल जी का आप किताब हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 वाला पढ़िए या इनका उद्भव विकास, आदिकाल की भूमिका, ये सब पढ़ेंगे हजारी प्रसाद जी का, तब बात समझ में आएगा कि ऐसा कुछ उन्होंने तुलसीदास के संबंध में कहा होगा। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से जाके सॉल्व होते हैं, इसके सोर्स ये हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि व्याख्या में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने की विराट चेष्टा लेकर आया। समन्वय इट मीन्स कि जैसे होता है ना कि बहुत जैसे भगवान बुद्ध को देखिए कि हर एक चीज़ का ना बीच का रास्ता निकाल लो। बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं हो, बहुत ढीला-ढाला ना हो। इसी को कहते हैं समन्वय करना, एडजस्टमेंट करना। तो तुलसीदास जी में ये कहा जाता है, इनके अंदर समन्वय की विराट चेष्टा है, हर एक चीज़ में समन्वय कर लेते हैं। और
इन्हीं के संबंध में शुक्ल जी क्या कहते हैं, क्योंकि शुक्ल जी तो तुलसीदास जी को अगर आप देखेंगे तो उनका लोक मंगल रूप देख के तो बहुत खुश होते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि अपने आप में देखें तो गोस्वामी तुलसीदास ऐसे ऊँचे स्तर पे है ना कि उनके आस-पास भी कोई भटक नहीं सकता। तो उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है, तुलसीदास को ये कहते हैं शुक्ल जी। समन्वय की विराट चेष्टा वाली बात कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तीसरी चीज़ ग्रियर्सन की बात, ग्रियर्सन ये वही वाले जो हिंदी साहित्य का इतिहास आप लोग पढ़ते हो, कालक्रमानुसार पद्धति वाले। ये कहते हैं कि देखो बुद्धदेव के बाद भारत में ना सबसे बड़े लोकनायक कोई हुआ है तो तुलसीदास। उनकी तुलना किसी से नहीं कर सकते। तो भगवान बुद्ध से, और अच्छी बात भी है ना, बीच का रास्ता निकाल लो, कभी भी बहुत ज़्यादा मतलब किसी चीज़ में बहुत रिजिड मत हो कि नहीं हम कुछ भी नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ ये कि अपने आप को बहुत कमतर भी नहीं, एक बीच का रास्ता निकाल लो। ये चीज़ है, तो तीनों लोगों का मंतव्य है। अब निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम, तो ये चीज़ आपका कैसे होगा? इस समय जो हम गद्य साहित्य वगैरह का जिस तरीके से शुरू किए उसमें क्रोनोलॉजिकल या ऑर्डर वगैरह डेली याद करना है, आपको घंटे भर वही सेशन में करवाने वाले हैं। अब इसमें आप देखिए सभी लोगों को पढ़ते हैं भी आ रही है देव मतिराम भूषण, लेकिन आपको जो बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं जिनको हम प्रतिनिधि कवि कहते हैं किसी काल के, तो ये लोग प्रतिनिधि कवि में आते ही हैं। इनका आपको बर्थडे याद करना है, इनका जन्म याद कर लेना है, ठीक है? निधन का नहीं, लेकिन जन्म याद कर लीजिए तो काम बन जाएगा। अब जैसे बिहारी हैं, बिहारी है 1595। अब बिहारी 1595 तो बिहारी सर से ही लिखा। भूषण ये 1613 में है। अब देखिए भूषण है, मदिराम है, देव है, सब 1600 में आते हैं, लेकिन बिहारी 1595 में है। 1613 1773 शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दजा, ललित ललाम, रसराज, मदिराम, ससई, अलंकार पंचाशी का छंदसार संग्रह। इनके अलावा देव का देखेंगे तो देव भाव विलास, शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, ये कुछ रचनाएं हो गई। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है इसका खड़ी बोली में अनुवाद किया किसने? राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु, इंसाल्ला खां, सदासुख लाने असार। तो किसने किया? अभिज्ञान शाकुंतलम जो है, तो इसको जो है खड़ी बोली में किसने अनुवाद किया है? लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु, इंसाल्ला। पहले आप खुद सोच लीजिए कि मैं होता क्या इसका आंसर लगाता, क्या सोच के लगाता। अब देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में आपने कई बार सुना होगा कि ये जो है कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंशम, मेघदूत, ये सब चीज़ें हैं इनकी रचनाएँ। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद करने वाले लक्ष्मण सिंह थे। अब शिवप्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में हमने बच्चन सीरीज में बहुत अच्छे से दोनों लोगों के बारे में समझाया है। तो लक्ष्मण सिंह को हम इसलिए कहते हैं कि लक्ष्मण भगवान अगर होंगे तो वो संस्कृत में ज़्यादा बातचीत करेंगे। तो कौन संस्कृत का फ़ेवर करता है, कौन उर्दू का करता है? ये राजा लक्ष्मण जो है ये खड़ी बोली में अनुवाद करते हैं शाकुंतलम का। और ये कहाँ के रहने वाले थे? आगरा के। आगरा से एक पत्रिका निकलता था, नाम था प्रजाहित ऐसी। और ये कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम, ये रघुवंशम और मेघदूत का अनुवाद सरस्वती विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित किया। यानी कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम था, तो रघुवंशम और मेघदूत का अनुवाद सरस और विशुद्ध हिंदी में प्रकाशित किया। रघुवंशम के गद्य अनुवाद के प्राकथन में राजा लक्ष्मण सिंह ने भाषा के संबंध में क्या लिखा है? जब उन्होंने गद्य का अनुवाद किया, उन्होंने कहा देखो, हिंदी हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी नारी है। कितनी बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो जब ये रघुवंशम का, कालिदास के रघुवंशम का एक गद्य का अनुवाद कर रहे थे ना लक्ष्मण सिंह, तब इन्होंने बोला था कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है। क्योंकि बड़ा विवाद चल रहा था इनके में, और क्या नाम उनका, शिव प्रसाद सितारे हिंद में। इस पत्रिका को ध्यान से देखिए, भारत बंधु पत्रिका। ये पत्रिका का संपादन करता कौन था? तोताराम, प्रताप नारायण मिश्र, सदानंद, बनारसी दास चतुर्वेदी। तो यहाँ पे जो पत्र पत्रिकाओं वाला सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हिंदू है, मतवाला है। और इनके अलावा आप देखिए सरस्वती निकल रहा था, गल्पमाला निकल रहा था, माधुरी निकल रहा था, सारे। तो इन पत्रिकाओं को जो महत्वपूर्ण है उनके टाइमलाइन ध्यान रखने हैं आपको। भारत बंधु जो है ये इसके संपादक कौन थे? भारत बंधु। भारत बंधु, बंधु मीन्स भाई होता है। 1873-74 में आप याद करो कि और भी पत्रिकाएं निकलती थी, और 74 में ही तोताराम संपादक थे भारत बंधु के। सार सुधानिधि पत्रिका 1879, ये किसका है? सदानंद मिश्र का है। 1879 सार सुधानिधि करके। ये ब्राह्मण पत्रिका 1880 ईस्वी, ब्राह्मण पत्रिका 1880, ये किसका है? प्रताप नारायण मिश्र जी का है। विशाल भारत 1928 ईस्वी, बनारसी दास चतुर्वेदी का है। तो भारत बंधु पत्रिका 74, तोताराम, सार सुधानिधि 1879 सदानंद मिश्र जी का। ब्राह्मण पत्रिका निकलता था, ये प्रताप नारायण जी का था। और विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी का। देखिए ये पत्रिकाएं ना बार बार पूछी जाती है एग्जाम में, चाहे आप कहीं पे रजिस्टर डाल लो, पत्रिकाओं का नाम, डेट्स और कौन संपादक थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत बंधु 74 में, सार सुधा निधि 79 में, ब्राह्मण 80 में, विशाल भारत 1928 में। अब यहाँ पे देखिए ये ब्राह्मण, सार सुधा, ये सब 18
74, 79, 80, लेकिन 1928 विशाल भारत काफ़ी टाइम के बाद बनारसी दास चतुर्वेदी का है। और संपादक में तोताराम सदानंद प्रताप जी। शाही जनसमूह के हृदय का विकास है, ये परिभाषा किसकी है? कई बार आपने रटा होगा, शाही जनसमूह के हृदय का विकास है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी। यह कंफ्यूज करने के लिए हजारी जी के साथ महावीर को जोड़ देता है, और अचानक आपका ध्यान ना जाए तो आप द्विवेदी जी वाले महावीर जी को कंफ्यूज करके हजारी के साथ जोड़ देंगे। वैसे साहित्य जनसमूह के हृदय के विकास के संबंध में तो आपको पता होगा, बालकृष्ण भट्ट, जिनको स्टील भी कहते हैं, बालकृष्ण भट्ट जो है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। और भारतेंदु जी क्या कहते हैं? निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ज्ञान राशि के संचित कोश। कोश क्या होता? कोई भी चीज आप देखो जिसको कलेक्शन कहते हैं, एक तरीके से डिक्शनरी होता है। अब ज्ञान राशि का जो संचित कोश है उसी का नाम तो साहित्य है। हजारी जी कहते हैं, देखो मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। तो हजारी प्रसाद जी मनुष्य को केंद्र में मानते हैं, साहित्य के केंद्र में मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, कहना किसका है? आत्मा है। और वैसे भी आपको जब हम दर्शन पढ़ाते हैं भक्ति काल में, तो उसमें आपको अलग अलग दर्शन में बताया ना कि कोई कहता है अद्वैतवाद, तो कोई अद्वैत को नहीं मानता, रामानुजाचार्य विशिष्ट को मानते हैं। तो हर एक चीज में यही चीज कंक्लूड होके निकलता, कोई ऐसा परमात्मा है जिसके पार्टिकल हम सब बिखरे हुए हैं, अंततः सब उसी में जाके विलीन हो जाने वाले हैं। तो परमात्मा की छाया क्या है? परमात्मा ने एक अपने टुकड़े को अंश के रूप में हमें इस धरती पे भेज दिया, तो उनकी छाया हम आत्मा में है। और हमारी आत्मा की छाया उनके पड़ने पर छायावाद की सृष्टि हो जाती है। ये कहना किसका है? डॉक्टर नगेन, रामविलास शर्मा, शुक्ल जी, राम कुमार वर्मा। सोचिए कौन कह सकता है? शुक्ल जी, राम कुमार वर्मा आलोचनात्मक वाले हिंदी साहित्य, रामविलास मार्क्सवादी, डॉक्टर नगीन, कौन कह सकता है ये बात छायावाद के संबंध में? ऐसे क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे पता है? आप जैसे शुक्ल जी का बढ़िया से, रामचंद्र शुक्ल जो 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास वो पढ़े हों, आलोचनात्मक दृष्टि राम कुमार वर्मा की किताब को समझे हों, डॉक्टर नगेंद्र का जो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास है वो समझे हों, तो थोड़ी आपकी जो दृष्टि है वो क्लियर होगी। जब इस तरीके से क्वेश्चन आता, कौन ऐसा कह सकता है? तो छायावाद के संबंध में एक चीज आप देखिए, यहाँ पे राम कुमार वर्मा जो आलोचनात्मक हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक है, इन्होंने कहा कि जो परमात्मा की छाया ना वो आत्मा में, और आत्मा की छाया जो है वो परमात्मा में पड़ने पर क्या होता है? छायावाद की सृष्टि हो जाती है। तो रामविलास शर्मा ने कहा कि हम कैसे पीछे रह सकते हैं छायावाद के संबंध में। इन्होंने कहा छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा। अब पता है आपको, मैं होती यहीं तक पढ़ के, और अगर जल्दबाजी में होती क्वेश्चन मुझसे गलत होता जाता, आपसे भी हो जाता, क्योंकि सेम लाइन देखेंगे तो डॉक्टर नगीन जी ने भी कहा है। तो कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो ऐसे क्वेश्चन गलत कर देते हैं, पर गलत नहीं करना है। डॉक्टर नगेन ने छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह बोला है। स्थूल मीन्स क्या होता है? कोई चीज मोटा, अब वो उसमें बारीकी ढूंढना, तो सूक्ष्म का विद्रोह नगेंद्र कहते हैं, नहीं, जो छायावाद है वो तो उसके प्रति विद्रोह है, सूक्ष्म का विद्रोह। लेकिन रामविलास शर्मा कहते हैं छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन ये थोथी नैतिकता है, रूढ़िवाद है और सामंती साम्राज्यवादी बंधन के प्रति विद्रोह रहा है। तो ठीक है ना, इन्होंने सूक्ष्म के प्रति विद्रोह बोला, रामविलास शर्मा जी उसको और एक्सप्लेन कर दिए कि ये थोथी जो नैतिकता आप पे लाद दिया गया, रूढ़िवाद है, सामंती साम्राज्यवाद है, इन सारे बंधनों को काट देता है। और क्या कहता है? रोमांटिज्म, स्वच्छंदवाद की, यानी अपने आप को मुक्त करो, आजाद करो। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में समझ लीजिए, और दूसरा प्रयोग काव्य शैली या जो है पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। तो दो अर्थ में, एक तो आपको रहस्यवाद के संबंध में, दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। इन कवियों को आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अब बहुत सारे बच्चे जो है आरोही अवरोही में बड़ा कंफ्यूजन उनको होता है। इमेजिन करो, आरोही सीढ़ी पे चढ़ते हैं आप, ये होता है चढ़ना, और जब उतरते हैं तो अवरोही नीचे उतरना। आरोही मीन्स आरोहण, यानी एक तरीके से ऊपर आपको चढ़ना है। तो चढ़ने में आप कैसे चढ़ेंगे? जिसका सबसे कम वाला जन्म है, फिर उसके बाद जन्म वाला, या प्रकाशन वर्ष में पहले कम वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, ऐसे करके ऊपर तक चढ़ते जाना है। और प्रकाशन के अलावा इसी तरीके से आरोही क्रम में आपको
प्रसाद, पंत, निराला इनको लगाना है। अब यहाँ पे देखिए कैसे चढ़ेंगे आप। पहले देखिए 90 वाली सीढ़ी, 90 के बाद 97 वाला सीढ़ी। तो प्रसाद अगर 1890 में होते हैं तो प्रसाद जी के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हाँ, तो प्रसाद जी अगर 90 में होते तो 90 के बाद कौन सी सीढ़ी आएगी? 97। तो 1897 में निराला जी का जन्म हुआ। और फिर आप उससे भी आगे सीढ़ी पे चढ़ोगे 1900, फिर उसके बाद की सीढ़ी पे 1907। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा ना। ये देखिए सीढ़ी कैसे चढ़ेंगे आप। आरोही, आरोही आप कैसे चढ़ रहे हैं? नीचे से। अब आपने देखा कि मान लो 1897, 1897 में मान लो निराला जी, तो 97 वाली सीढ़ी ये हो गई। इसके बाद 1900 वाला सीढ़ी हो गया, फिर 1907 वाला, यानी महादेवी वर्मा जी सीढ़ी पे तो ऊपर हो गई, है ना। सबसे पहले प्रसाद जी आगे, प्रसाद के बाद निराला, निराला जी के बाद पंत आए, पंत जी के बाद महादेवी वर्मा। तो ये हो गया आरोही। और अवरोही मीन्स क्या होता? उतरना। यानी सबसे सबसे पहले तब अवरोही जब आएंगे ना तो सबसे पहले महादेवी जी आ जाएंगी, फिर पंत जी आएंगे, फिर निराला आएंगे, प्रसाद, फिर आप नीचे कम कम होते चले जाओगे। ये चीज है। अब यहाँ पे इनकी रचनाओं को थोड़ा सा देख लीजिए। प्रसाद जी का जीवन काल जो है ना 1890 से 1937 का, इतना समय मिला उनको। और 90 100 आप जोड़ लो तो 1890 1900 हुआ, और 1900 और इधर 37, तो कितना बहुत ज्यादा समय मिला। प्रसाद जी को नहीं मिला बहुत ज्यादा समय। इन्होंने लिखा काव्य रचनाओं में उर्वशी 1909 में, वन मिलन 9 में। और सबसे बड़ी बात है ना, उर्वशी जो है वो कहाँ पे गई थी? वन में मिलने। अगर उर्वशी, आपने उर्वशी पुररवा की कहानी सुनी हो तो वो स्वर्ग की अप्सरा क्यों आई थी? स्वर्ग की अप्सरा धरती पे आई थी, उसको प्रेम हो गया था, वन में मिलने गई, है ना, पुररवा से। तो उर्वशी जो है वन मिल मिलने गई किससे? प्रेम राज्य, प्रेम राज्य में गई, उनको पुररवा मिल गए। इससे क्या हुआ? जनता का उद्धार हो गया, अयोध्या का उद्धार। और ये अब स्वर्गीय अप्सरा उर्वशी यहाँ धरती छोड़ के जाना नहीं चाहती, पुररवा को छोड़ के। वाहन भी भेजा गया वहां से कि जाओ लेके आओ, तब भी नहीं गई। और कानन कुसुम जंगल जंगल भटकती रही, क्यों? क्योंकि अभी प्रेम के पथ पे चलने लगी है। और यहाँ पे स्वर्ग की अप्सरा अब लोगों के बीच में करुणा देख रही है, करुणालय, उसको महत्व समझ में आ रहा है। अब उसकी आंखों से आंसू झर रहे हैं। और फिर लहर और कामायनी, ये प्रसाद जी के हैं। उर्वशी से इसलिए क्योंकि आप दिनकर वाले उर्वशी से कंफ्यूज हो जाएंगे जो आपके यूजीसी नेट में लगा है। तो आपको एज इमेजिन करना है। हालांकि अब हम काव्य रचनाओं को एज ए निमोनिक्स टेक्निक आपको याद कराएंगे, तो वो चीजें याद होंगी। बस एक झलक आपको बता रहे हैं, कुछ ऐसा याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। दूसरी बात आती है निराला जी की। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास। 1923 में इनका अनामिका आता, परिमल 30 में आता, गीतिका 36 में, तुलसीदास 38 में, ये सभी। पंत जी का उच्छ्वास 1920 में, ग्रंथि, उच्छ्वास ग्रंथि दोनों ही। बीड़ा 27 में है, पल्लव 28 में, गुंजर 32 में, युगांत, युगवाड़ी, ग्राम्या, स्वर्णकिरण, स्वर्णदूली, उत्तरा। महादेवी जी का 1907 में, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है अंध्रुड़ी की प्रतिक्रिया, पूंजीपतियों के प्रति घृणा, भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति, शोषक वर्ग की मनोवृत्ति। क्या लग रहा है आपको? पेट पीठ, इमेजिन करिए किसी का पेट निकला होता है और करें पीठ उनका जो है और पेट दोनों एक में हो गया, यानी कोई व्यक्ति ऐसे नहीं है कि उसका पेट इस तरह, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि उसका पेट निकला है, एक व्यक्ति ऐसा है कि उसका पेट और पीठ दोनों एक हो गया। तो सोच रहे हैं कितनी भयानक स्थिति है। तो इसमें क्या चीज दिखाया गया है कि कैसे भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति, वो मांगने जाता है घर घर पे, लेकिन उसकी स्थिति आप देखिए कितनी बदहाल स्थिति है, उसको खाने को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो नलाला जी इसको जो है अभिव्यक्ति देते हैं। कभी ने भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति को व्यक्त किया है, कभी निराला को एक भिक्षुक आता हुआ दिखाई देता है, उसकी करुणाजनक स्थिति को देखकर कभी कहते हैं वेदना से भर उठता है। वह भिक्षुक इतना दुबला और कमजोर है कि उसका पेट और पीठ मिलकर अर्थात एकदम पिचक कर एक सा लगता है। वो अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे चल रहा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि जो है आधांध्र प्रगतिवादी नहीं है? आधांध्र प्रगतिवादी नहीं रहा है। वो नागार्जुन है, रामविलास शर्मा जी हैं, नरेंद्र है, केदारनाथ अग्रवाल है।
देखिए नरेंद्र शर्मा जो है ये आधुनिक प्रगतिवादी कवि नहीं है, जबकि नागार्जुन जो है केदारनाथ और रामविलास ये प्रगतिवादी कवि हैं। तो इनके अलावा और कौन है? तो प्रगतिवादी में रांगे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन भी आते हैं। तो नरेंद्र शर्मा नहीं आते हैं। ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? धनवीर भारती हैं, अज्ञेय हैं, मुक्तिबोध है, नागार्जुन, ठंडा लोहा। देखिए धनवीर भारती जो है ठंडा लोहा जो उन्होंने लिखा था काव्य रचनाओं में, इनके अलावा और भी लिखा था। ठंडा लोहा 1952 में लिखा, 7 गीत वर्ष कनुप्रिया सपना अभी भी आद्यान। तो काव्य रचनाओं में एक ठंडा लोहा हो गया 1952 में, 7 गीत वर्ष कनुप्रिया कहानी संग्रह में, मुर्दों का गांव 1946, स्वर्ग और पृथ्वी 1949, चांद और टूटे हुए लोग 1955, बंद गली का आखिरी मकान 1969, गुल की बन्नो। ये तो हम आपको याद कराएंगे अच्छे से, बस आपको ये देख लेना है। उपन्यास में गुनाहों का देवता 1949 है धर्मवीर भारती जी का, इसमें फिल्म भी बना हुआ है। सूरज का सातवां घोड़ा कई बार एग्जाम में पूछा गया, गुनाहों का देवता किसका है, सातवां घोड़ा किसका है, 11 सपनों का देश है, प्रारंभ और समापन। वैसे भी आप सोचिए ना, सातवें घोड़े पे बैठ के जाएंगे आप, तो 11 सपनों का देश तो पूरा ही हो जाएगा, और 11 सपनों के देश में आपने प्रारंभ किया, समापन भी जरूर होगा। तो गुनाहों के देवता जो है क्या किए, सूरज के सातवें घोड़े पे बैठ के 11 सपनों के देश से गुजरते हुए समाप्त किए अपनी यात्रा को। ये सब इनके उपन्यास है धर्मवीर जी की। और निबंध में देखेंगे तो ठेले पर हिमालय 1958, पश्यंती 1969, कहनी अनकहनी 70, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 95, शब्दिता 97। तो ये निबंध है। राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा? निशा हिंदू, आदर्श हिंदू, भूतनाथ। गोवध की समस्या का निवारण करना था, और ये दोनों ही अगर आप देखो तो इन्होंने निसहाय हिंदू लिखा। हिंदू निसहाय स्थिति में गोवध की समस्या को लेकर राधा कृष्ण दास ने लिखा कि 1890 में एक उपन्यास, और राधा कृष्ण दास ने निसहाय हिंदू 1890 नामक उपन्यास गोवध निवारण की भावना से प्रेरित होकर लिखा। इस उपन्यास में क्या हुआ कि हिंदुओं की निसहायता और मुसलमानों की जो धार्मिक कट्टरता ना वो दिखाया गया। राधा कृष्ण ने ये जो निसहाय हिंदू लिखा 90 में गोवध समस्या की से प्रेरित होकर, इस उपन्यास में हिंदुओं की निसहायता और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता। इसके अलावा राधा कृष्ण दास ने जो है अनेक नाटकों की भी रचना की, जिसमें दुखनीवाला 1880, पद्मावत 82, धर्मला 85 और महाराणा प्रताप 97। प्रेमचंद के उपन्यासों का अगर कालक्रम देखेंगे, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला गोदान, तो क्रम से देखा जाए तो प्रेमचंद के उपन्यासों का क्रम क्या है? सेवा सदन 1918 ईस्वी, वरदान 20। इसको कैसे याद कर सकते हैं कि आप मानो कि सेवा करनी है। सदन क्या होता है? सदन घर का भी पर्यायवाची होता है। तो आपको मान लो सेवा करनी है, तो सेवा के बदले ही तो आपको वरदान मिलेगा। आप किसी की सेवा करते हो तो भगवान आपको वरदान देता है खुश रहने के लिए। तो एक व्यक्ति है सेवा करता है, उसको वरदान मिलता है और बड़े प्रेम से वो आश्रम में रहता है। और यहाँ पे दुनिया में आप आए हो तो एक किरदार निभाने के लिए, रंगमंच पे आपका एक किरदार है, दुनिया में कितने दिन आपको रहना है, तो ही आपका कायाकल्प होगा जब आप अपने जीवन में अच्छा किरदार निभाएंगे। तो निर्मला ने ये प्रतिज्ञा किया, निर्मला ने ये प्रतिज्ञा किया कि गबन, गबन मीन्स होता चोरी, चोरी कभी नहीं करेंगे और कर्म की भूमि में तल्लीन रहेंगे। और गोदान, अब इमेजिन करो कि एक निर्मला नाम की लड़की है, उसने कहा जीवन में सेवा करनी है, तो सेवा करेंगे तो हमको वरदान मिलेगा, वरदान मिलेगा तो हम प्रेम के आश्रम में आराम से रहेंगे, क्योंकि हम रंगभूमि पे आए किरदार निभाने के लिए, तो ही हमारा कायाकल्प होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सेवा 1918 में आया, और सेवा सदन 1918 में आप देखेंगे इसी का उर्दू जो संस्करण है बाजारे हुस्न करके है। और सेवा सदन 1918, उसके 2 साल बाद अगर आप देखें तो 2 साल में वरदान, यानी सेवा किया तो वरदान 2 साल में मिल गया 20 में, और फिर प्रेम से आश्रम में रहने लगे 22 में। और ये सोफिया रंगभूमि वाला सूरदास का जो आप देखेंगे ये 25 में आया था। कायाकल्प, निर्मला का कायाकल्प बहुत जल्दी हुआ क्योंकि इतना बढ़िया काम कर रही थी, तो 26-27 हो गया, निर्मला 27 हो गया। प्रतिज्ञा 1929 और गबन 1931, और इनके अलावा कर्मभूमि जो है 31, ये 32 में है कर्मभूमि, और गोदान 36 में है। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। ये कहना किस उपन्यास का है?
इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाला जो साम्राज्य वो नष्ट हो गया। ये कहना किसका है? गोदान का आपका बंटी दिव्या बाणभट्ट की आत्मकथा। तो देखिए ये उपयुक्त कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित जो है बाणभट्ट की आत्मकथा 46 से ये लिया गया है। बाकी इनका चारूचंद्र लेख 63, पुनर्नवा 73, अनाम दास का पोथा जो है 76 है। ये थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा बट आप मेरी आवाज को सुने। 1963 में आया था चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा 73 में आया था, अनाम दास का पोथा 76 में। वैसे जो हजारी जी हैं इनके 3 ग्रंथ आप वैसे कंठस्थ कर सकते हैं। 3 ग्रंथ में आप क्या-क्या देखते हो? इनके ग्रंथ में एक तो आपको भूमिका दिखती है। भूमिका के अलावा आप एक उद्भव और विकास देखते हैं और एक आदिकाल देखते हैं। तो भूमिका तो 1940 में बाँध देते हैं। फिर उद्भव और विकास आप देखेंगे तो इसका समय 52 है। उद्भव और विकास तो हिंदी साहित्य का एक आदिकाल है 52 में, एक हिंदी साहित्य का इतिहास और विकास करके 53 में है। आदिकाल 52 में आया था। बाकी निबंध संग्रह में आप देखो अशोक का फूल 1948, कल्पलता 51, विचार और वितर्क करके तो विचार और विवेक जो भी है वितर्क 54 में है, विचार प्रभाव 59 में है, कुटच्चा 64 में है, आलोक पर्व 1972 में है। सही कार्यक्रम आपको बताना है विचित्र विवाह, पर्दा, चुंबन, समाज सेवक। तो यहाँ पे अगर आप क्रम से लगाएंगे तो विचित्र विवाह जो है 1932 में बलदेव प्रसाद या बलदेव प्रसाद मिश्र हैं, विचित्र विवाह। समाज सेवक 1933 ईस्वी अरविंद भारद्वाज करके हैं, समाज सेवक 1933 अरविंद भारद्वाज। पर्दा 1936 में महावीर वेणुवंश करके हैं और चुंबन 1937 में पांडे विजय शर्मा हुआ। तो विचित्र विवाह हुआ। बलदेव कहते हैं कि विवाह जो हुआ विचित्र था। अरविंद भारद्वाज समाज सेवक लिखते हैं, पर्दा महावीर वेणुवंश का है, वर्दा करके है और चुंबन जो है 37 में। जैसे को तैसा नाटक, नाम तो बढ़िया रखा है, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। ये किसने लिख दिया? ये काम कौन कर सकता है? जो जासूसी दृष्टि जिसकी हो कि जैसे को तैसा जवाब मिलना चाहिए। उस मामले में तो गोपाल राम गहमरी जी बहुत आगे हैं। जासूसी उपन्यासों के जनक हैं ये। सन 1900 में इन्होंने जासूस नामक पत्रिका भी महीने का निकाल दिया और इनके जासूसी नाम से उपन्यास भी सारे हैं। आपको पढ़ते ही लगेगा अद्भुत लाश, अब लाश से गुप्तचर है, बेकसूर की फांसी है, सरकटी लाश से खूनी कौन है, बेगुनाह कौन है, जमुना का खून, डबल जासूस, मायावनी, चक्रधार चोरी, जासूस की मूल, भयंकर चोरी, अद्भुत खून, जासूस पर जासूसी, खूनी का भेद, भोजपुर की ठगी, गुप्त भेद, जासूस के यारी। लगभग 200 जासूसी उपन्यास लिख डाले। तो अद्भुत लाश 96, गुप्तचर 99, बेकसूर की फांसी 1900, सरकटी लाश 1900, खूनी कौन 1900, बेगुनाह का खून 1900, जमुना का खून 1900, डबल जासूस, मायावनी 1901, चक्करदार चोरी 1, जासूस की मूल 1901, भयंकर चोरी 1, अद्भुत खून, जासूस पर जासूसी, खूनी का भेद, भोजपुर की ठगी, गुप्त भेद, जासूस की यारी। निम्नलिखित में से प्रसादोत्तर नाटक है। तीसरा हाथी, सेतुबंद, बिनबाती के दीप, उपयुक्त सभी। देखिए व्याख्या देखें तो तीसरा हाथी जो है 1975 में रमेश बच्ची जी का है। बिनबाती के द्वीप, तो तीसरा हाथी 1975 रमेश बच्ची, बिनबाती के द्वीप 1970 शंकर शेष। तो तीसरा हाथी 75 में रमेश बच्ची, बिनबाती के द्वीप 70 शंकर शेष, सेतुबंद 1972 सुरेंद्र वर्मा। प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण जी, इनमें से कोई नहीं, प्रशांत। अर्धनारीश्वर निबंध के लेखक दिनकर जी हैं और सबसे बड़ी बात है मिट्टी की ओर इनका बहुत फेमस है। तो एक तो अर्धनारीश्वर हो गया, निबंध के लेखक दिनकर जी हैं, और मिट्टी की ओर 1946, अर्धनारीश्वर 1952 में आता है, रेती का फूल 1954 में, है ना। ये तो कई बार पूछा गया अर्धनारीश्वर किसका है, तो दिनकर जी का है। मिट्टी की ओर 46 में है। अर्धनारीश्वर का समय अगर देखेंगे तो 1952 में है। ये 1952 तो लगभग उनका आदिकाल का भी तो आता है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का। रेती के फूल 54 में है। 54 में आप क्या पढ़ते हो? मेला आंचल पढ़ते हो 1954 में। वहां भी तो फूल सूल धूल सब लिखा होता है। तो रेती का फूल दिनकर का कब आता है? जब 1954 में मेला आंचल आता है। फिर 1956 में आप देखिए हमारी सांस्कृतिक एकता, वेणुवन 1958 में, 58-60 में आप वो पढ़ते हैं, क्या नाम है, झूठा सच का पढ़ते हैं। राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता करके है। इनके अलावा धर्म, नैतिकता और विज्ञान, तो इन्होंने देखिए धर्म, नैतिकता और विज्ञान पे भी लिखा। वट पीपल, साहित्य मुखी 1968, आधुनिक बोध 73। इन साहित्यकारों को आप सही कालक्रम में रखेंगे। गोपाल सिंह नेपाली, हृदय, हरिकृष्ण प्रेमी, रामेश्वर शुक्ल, अंचल। तो ये कौन है साहित्यकार? जन्म और मृत्यु में देखें तो हरिकृष्ण प्रेमी 1908,
हरिकृष्ण प्रेमी का समय 1908 बताया, गोपाल सिंह नेपाली का 1911 है, रामेश्वर शुक्लांचल 1915, हृदय का 1930। हरिकृष्ण प्रेमी नेपाली हैं और रामेश्वर शुक्ल अंचल है, हृदय है। 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? इससे पहले आपने पढ़ा 10 तस्वीरें, एक दो नहीं 10 है। तो आत्मकथा, रिपुतार, जीवनी, रेखा चित्र क्या हो सकता है? 10 तस्वीरें। 10 तस्वीरें जो है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित रेखा चित्र है। 10 तस्वीर है तो 10 तस्वीर का क्या करेंगे? रेखा चित्र खींच दिया। प्रकाशन इसका हुआ जगदीश चंद्र माथुर ने इसका प्रकाशन 63 में 1963 है। और इनके अलावा उनकी एक और रेखा चित्र है, जिन्होंने जीना जाना, बहुत प्रसिद्ध है जगदीश जी का। जैसे 10 तस्वीर है रेखा चित्र, वैसे ही जिन्होंने जीना जाना, इसमें जिन्होंने जीना जाना वही जिया 1971 में। इनमें से कौन सा लेखक है जो जीवनी लेखक नहीं है? रामविलास शर्मा, अमृत राय जी या गे विष्णु प्रभाकर? विष्णु प्रभाकर का तो आपको तुरंत आवारा मसीहा याद आ गया होगा, सर जी का 14 वर्ष लग गया। और इनके अलावा अमृत राय अपने पिताजी के लिए भी लिखे, है ना। और इनके अलावा गे रामविलास शर्मा, अगे जी जो है जीवनी लिखने में अपना वो नहीं किए हैं, ये है। बाकी अगे जीवनी लेखक नहीं है। रामविलास शर्मा तो निराला की साहित्य साधना, कई बार पूछा गया निराला की साहित्य साधना, 3 खंडों में आया था निराला की साहित्य साधना को इन्होंने लिखा उनके जीवन को 1969 में, 72 में और 76 में। और विष्णु प्रभाकर जी का तो आवारा मसीहा 1974 में आया ही है। बांग्ला साहित्यकार शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। इनके अलावा अमृत राय जी अपने पिताजी यानी प्रेमचंद जी पे कलम का सिपाही लिखे थे। विभावना अलंकार का लक्षण है, एक कार्य के अनेक कारण होना, बिना कारण के कार्य की सिद्धि होना, कारण होने पर भी काम की सिद्धि ना होना, कारण नहीं कार्य नहीं। अब यहाँ पे देखिए, बिना कारण के कार्य की सिद्धि, बिना कारण के कार्य की सिद्धि विभावना अलंकार का लक्षण है। अर्थात जहाँ कारण के अभाव होने पर भी कार्य की संपन्नता का वर्णन हो, वहां पे विभावना अलंकार होता है। एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। यानी इस चौपाई में कह रहे हैं कि बिना पैर के चलना, कानों के बिना सुनना तथा हाथों के बिना नाना प्रकार के काम करना वर्णित है, इसलिए यहाँ विभावना है। तो विभावना का मतलब क्या हो गया? बिना कारण के कार्य की सिद्धि। कारण नहीं है कोई, बिना कारण के आप कार्य की सिद्धि करो, वो विभावना अलंकार है। तो बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। इनमें से कौन सा अलंकारवादी आचार्य नहीं है? केशव, भामा, जयदेव, आनंदवर्धन। तो आनंदवर्धन अलंकारवादी आचार्य नहीं है। भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, जबकि केशव और जयदेव जो है, भामा जो है इसमें अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, जबकि केशव और जयदेव अलंकारवादी आचार्य हैं। इन आचार्यों द्वारा दी गई अलंकार की परिभाषा में देखेंगे, आचार्य भामा जो है वो कहते हैं ना कांतामपि निर्भूषम विभाति वामा वनिता मुखम। तो आचार्य भामा ना कांतामपि निर्भूषम विभाति भामा वनिता मुखम। केशवदास कहते हैं यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन शरद सुब्रश भूषण भिन्न विराजी कविता वनिता मित्र। जयदेव है कहते अंगी करोति यह काव्याम शब्दार्थ वनः अलंकृति असो न मनते कस्मादु मनः अलंकृति। ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? रस ध्वनि वक्रोक्ति अलंकार। तो ब्रह्मानंद सहोदर अगर देखेंगे तो रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहते हैं। रस जो है, रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा जाता है। तैत्रीय उपनिषद में, किसमें? तैत्रीय उपनिषद में रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है। रसो वै सह रसो ओयम लब्धवंती भवति। अर्थात रस वो ईश्वरीय अनुभूति जिसे प्राप्त करके आत्मा आनंद से बढ़ जाता है। आचार्य भरत रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो कौन है आचार्य भरत? रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत है। उनका सूत्र क्या है आचार्य भरत का? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दशा निष्पत्ति। अर्थात विभावानुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति। मिथक का घनिष्ठ संबंध किससे होता है? मिथक अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से, विज्ञान लेखन से, प्रौद्योगिकी से, यथार्थ से। मिथक शब्द अंग्रेजी की मिथ और ग्रीक शब्द माइथोस से बना हुआ है। मिथ का प्रयोग कल्पित कथा या पौराणिक कथा के लिए होता है। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में मिथक शब्द का प्रयोग मनगढ़ंत कथा के लिए किया है। मनगढ़ंत कथा। मिथक परंपरागत अनुश्रुत कथा है जो किसी अति मानवीय प्राणी या घटना से संबंधित होता है, जो बिना किसी तर्क के स्वीकार कर लिया जाता है। कामायनी, अंधायुग, संशय की एक रात आदि मिथक आधारित रचनाएं ही हैं। आत्मानुभव एवं आत्माभिव्यक्ति को काव्य के लिए जरूरी माना गया है, ये कहने वाले आलोचक का नाम है क्या?
आत्मानुभव और आत्माभिव्यक्ति को काव्य के लिए जरूरी माना गया है। शुक्ल जी हैं, नंदुलाल वाजपेयी हैं, कौन है? तो देखिए, छायावादी युग के शीर्षक आलोचक वाजपेयी का उन्होंने अनेक आलोचनात्मक ग्रंथों की रचना की है, जिसमें प्रमुख है हिंदी साहित्य 20वीं सदी, जयशंकर प्रसाद 1940 ईस्वी, आधुनिक साहित्य 1950 ईस्वी, नया साहित्य नए प्रश्न 1955, महाकवि सूरदास प्रेमचंद कवि निराला 65, प्रकरणिका 65, कवि सुमित्रा नंदन पंत 76, नई कविता 76, रस सिद्धांत 77, साहित्य का आधुनिक युग 1978, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 78, रीति और शैली 1979। तो छायावादी युग के शीर्षस्थ में कौन है? नंदुलारे हैं। आलोचनात्मक ग्रंथ जिनमें प्रमुख हिंदी साहित्य 20वीं सदी प्रसाद 40, आधुनिक साहित्य 50, नया साहित्य नए प्रश्न 55, महाकवि सूरदास प्रेमचंद कवि निराला 65, प्रकरण का 65, कवि पंत 76, नई कविता 76, रस सिद्धांत 77, साहित्य का आधुनिक युग 78, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली। इनमें डॉक्टर रामविलास शर्मा की कृति का नाम क्या है? नया साहित्य नए प्रश्न, भारतीय सौंदर्य शास्त्र और तुलसीदास तुलनात्मक आलोचना, प्रगतिवादी आलोचना की सीमाएं। डॉक्टर रामविलास शर्मा जो कि हिंदी के प्रख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं, प्रख्यात, उन्होंने अनेक आलोचनात्मक ग्रंथों की रचना की, जिसमें प्रमुख है प्रेमचंद। प्रेमचंद 1941 में आया ना, तो रामविलास शर्मा वैसे मार्क्सवादी समीक्षक हैं, और उनमें भी देखिए प्रेमचंद 1941 में भारतेंदु, यानी इन्होंने देखिए बहुत सारे आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे, जिसमें प्रेमचंद पे लिखा 41 में, भारतेंदु जी पे 43, निराला 46, प्रगति और परंपरा करके 49, साहित्य और संस्कृति करके 49 में, प्रेमचंद और उनका युग करके 1952 में आया, और भारतेंदु हरिश्चंद्र 53 में, भाषा साहित्य और संस्कृति 54 में। एक तो भारतेंदु युग पे भी लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र पे भी लिखा है, वहाँ 43 में, यहाँ पे 53 में, और फिर 54 में भाषा साहित्य और संस्कृति पर लिखा। तो रामविलास शर्मा देखिए मार्क्सवादी बड़े आलोचकों में एक हैं, और इन्होंने प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं भी लिखी हैं कि प्रगतिशील साहित्य उसकी समस्या क्या क्या है। आचार्य शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 में, लोक जीवन और साहित्य 1955 में, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य 56 में, आस्था और सौंदर्य 61 में, भाषा और समाज 61 में, भारत की भाषा समस्या 65 में, साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन 68 में, भारतीय युग और साहित्य की विकास परंपरा 75 में, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 77 में, नई कविता और अस्तित्ववाद 1973 में, भाषा युग बोध और कविता 81 में, कथा विवेचना और गद्यशील 82 में, मार्क्सवाद और प्रगतिशील 84 में, लोक जागरण और हिंदी साहित्य 85 में, हिंदी जाति का साहित्य 86 में, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश 2 खंडों में 99 में, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001 में। प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्रा संवेतो श्रेयस्यो इति यतः मत के सिद्धांत का है मोहम्मद डंडी शेखर। ये मत शेखर का है। प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्रा संवेति श्रेयस्यो इति, अर्थात प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों संवेत रूप में काव्य के लिए श्रेयस्कर है। कविता के 2 भेद हैं, कारित्री प्रतिभा, भावित्री। कारित्री प्रतिभा जन्मजात होता है, उसका संबंध कवि से होता है, जबकि भावित्री प्रतिभा का संबंध पाठक या हृदय से होता है। यानी कारित्री तो आपको मिला होता है और कवि से होता है कारित्री, लेकिन जो भावित्री है वो भाव के साथ पढ़ने वाले के अंदर होना चाहिए, तभी वो ढंग से पढ़ेगा। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में कौन सी एक बात नहीं है? कविता जगत की अनुकृति है, अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है, अनुकरण में हमें शिक्षा मिलता है, काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है। प्लेटो और उनके शिष्य अरस्तु, अनुकरण सिद्धांत सब अपने अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है, लेकिन कौन सी एक बात है जो अनुकरण में इन्होंने नहीं कहा है? तो देखिए अरस्तु जो है अनुकरण के सिद्धांत को या चीजों को व्यापक फलक पे देखते हैं, और अपने गुरु प्लेटो की कई चीजों का जवाब भी देते हैं। वो कविता जगत की अनुकृति है, इसको तो मानते हैं। अनुकरण की एक प्रक्रिया जो होती है वो आनंददायक होती है, अनुकरण हमें शिक्षा देता है। काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है, काव्य जो है वो नेचर का जो अनुकरण नहीं है, तो ये बात ये नहीं कहते हैं। अरस्तु ये मानते हैं कि काव्य को प्रकृति का अनुकरण है, और उसके अनुकरण सिद्धांत के अनुसार उनके देखें तो कविता जगत की अनुकृति ही तो है, तथा उनके अनुकरण मनुष्य की मूल प्रवृत्ति। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक होती है, हम अनुकृत वस्तु में मूल का सदृश आनंद प्राप्त करते हैं। जब हम कोई चीज बनाते हैं ना, उसको मूल में जो चीजें वो रियल में रही है, उसका एक सदृश वैसा ही कुछ आनंद हमें प्राप्त होता है, तो हमें शिक्षा मिलता है। बालक अपने से बड़ों की क्रियाओं को देखकर तथा उनके अनुकरण करके ही तो सीखता है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? रिचर्ड है, प्लेटो है, क्रोचे, एलियट है।
तो यहाँ पे है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1926 ईस्वी, पुस्तक के लेखक रिचर्ड है। इनके अलावा रिचर्ड की प्रमुख रचनाएं मेंसियस ऑफ द माइंड 1931 है। एक तो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 26, इसके अलावा रिचर्ड की प्रमुख रचनाएं मेंसियस ऑफ द माइंड 31, एक्सपेरिमेंट इन मल्टीपल डेफिनेशन 1932, बेसिक रूल्स ऑफ रीजन 1933, कॉलेज ऑफ इमेजिनेशन 1934, द फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक 1936, इंट्रोडक्शन इन टीचिंग 1938, द स्पेक्युलेटिव इंस्ट्रूमेंट 1955, पोएट्री देयर मीडिया एंड इट्स 1973 और बियॉन्ड 1974। किसकी मान्यता है कि औदात अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? किसकी ये मान्यता है कि औदात्य जो होता है वो अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? मैथ्यू आर्नोल्ड, लुंजाइनस, जॉनसन सार। लुंजाइनस जो थे, लुंजाइनस का मानना है कि औदात्य जो है वो अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है। औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है। लुंजाइनस जो कि यूनान के एक महान विचारक और काव्यशास्त्री हैं, तो लुंजाइनस की प्रसिद्ध रचना है पेरिप्सिस। पेरिप्सिस मूलतः पत्र शैली में है और लिखा गया और भाषा शास्त्र का ग्रंथ है ये। लुंजाइनस से उदात्त तत्व के 5 मुख्य स्रोत बताएं कि उदात्त के 5 मुख्य स्रोत क्या होते हैं? तो उदात्त की 5 मुख्य स्रोतों का जो उल्लेख करते हैं उनमें वो महान विचार उद्भावना की क्षमता की बात करते हैं, प्रेरणा प्रसूत मुद्दाम भाविक की बात करते हैं, समुचित अलंकार की बात करते हैं, उत्कृष्ट भाषा शैली की बात करते हैं, गरिमा में रचना विधान की बात करते हैं। महान विचार उद्भावना, प्रेरणा प्रसूत मुद्दाम भाविक, समुचित अलंकार योजना, उत्कृष्ट भाषा शैली और गरिमा में रचना विधान। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं, उन्होंने हिंदी गद्य को एक निश्चित दिशा और सुव्यवस्थित स्वरूप दिया। उनके नाम पर ही हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतेंदु युग की संज्ञा प्रदान की गई। उन्होंने साहित्य के विकास, प्रचार एवं प्रसार हेतु एक मंडल की स्थापना भी की जो भारतेंदु मंडल के नाम से है। उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास, राधाचरण, बद्रीनारायण, प्रेमघन, तोताराम ठाकुर, जगमोहन, ये सभी भी आते हैं। भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ? 1910, 12, 11, 15। भारत भारती काव्य का प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ और ये मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध काव्य कृति है। इसमें देश के वर्तमान का चित्रण और भविष्य की सुखद कामना भी है। इस काव्य कृति के कारण ही उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि भी मिली। भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ है? 1910 ईस्वी, 1912, 1911, 1915। यहाँ देखिए ये जो भारत भारती काव्य का प्रकाशन हुआ है वो 1912 ईस्वी में हुआ है और ये मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध काव्य कृति है। इसमें देश के वर्तमान का चित्रण और भविष्य की सुखद कामना की गई है। इस काव्य कृति के कारण ही इन्हें क्या कहा गया? राष्ट्र कवि की उपाधि। तो भारत भारती कब आया? 1912 में और राष्ट्र कवि की उपाधि भारत भारती की वजह से दिया गया है। और मैथिली जी को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित वर्ग में देखें साकेत, यशोधरा, जय भारत, द्वापर। क्रम से यदि लगाएं साकेत, यशोधरा, जय भारत, द्वापर को, तो साकेत जो है ये आया 1931 ईस्वी में, यशोधरा 1933 ईस्वी, द्वापर 1936 ईस्वी, जय भारत 1952 ईस्वी। ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। और यहाँ पे देखें छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया किसने कहा था? तो अभी हमने जस्ट ऊपर देखा था कि डॉक्टर नगेंद्र और रामविलास शर्मा, दोनों लोगों का आपको ध्यान रखना है क्योंकि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ये तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा, लेकिन रामविलास शर्मा ने कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति ये विद्रोह रहा है। ये विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वावधान में हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और जो भी पलायन की भावना वो जुड़ी हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि छायावाद का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो समझिए आप रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। राम कुमार वर्मा, परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, ऐसा उनका कहना है। पंत को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? लोकायतन, चिदम्बरा, गीतहंस, ग्राम्या।
देखिए सुमित्रा नंदन पंत जो है, इनको चिदम्बरा जो काव्य कृति है उसके लिए सन 1968 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य में छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। उनको छायावाद का विष्णु भी कहते हैं। वे अरविंद दर्शन से अत्यधिक प्रभावित थे। उनकी रचनाओं में उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920 ईस्वी, बीड़ा 1927, पल्लव 28, गुंजन 32, युगांत 36, युगवाणी 39, ग्राम्य 40, स्वर्ग स्वर्ण किरण 47, स्वर्णधूलि 49, लोकायतन 64 और चिदम्बरा 59 में आता है। तो यहाँ पे हमने कुल 35 क्वेश्चन कर लिए। इसका फर्स्ट पार्ट है। इसके सेकंड पार्ट में 35 क्वेश्चन और बच रहे हैं और इस तरीके से यूपी हायर के 2016 वाला आपका प्रैक्टिस सेट जो है समाप्त हो जाएगा। तो आप इसे अभी एक सेट देख लीजिए और नेक्स्ट डे जो आएगा उसका सेकंड सेट, तो आपका 2 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाएगा एक प्रैक्टिस सेट। आज के लिए इतना ही। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो ज़रूर लाइक से सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और जो भी प्रैक्टिस सेट और भी चल रहे हैं चैनल पे उन्हें करते रहें। धन्यवाद।